नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज सुनिए अपनों के शुभचिंतक कहानी का 7वां भाग। नम्रता की बातों का जवाब देते हुए तथा मन ही मन खुशी जाहिर करते हुए विनीता कहती है, अब अपने जीवन की सारी खुशियां प्राप्त करने को इतनी तो तकलीफ सहनी ही होगी। आखिर यह शादी ब्याह तो एक प्रकृति का नियम है। नम्रता एक गहरी श्वास छोड़ते हुए कहती है, हाँ विनीता, तुमने ठीक कहा। यह तो प्रकृति का एक अनूठा नियम है जिन्हें वर्जन करके हम लोग इस दुनिया में कैसे रह सकते हैं। आज हो या कल सभी को इसी दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में हमें भी इसको सहजता से स्वीकार करके आगे बढ़ते चले जाना ही हमारा कर्तव्य बनता है। यही प्रकृति का नियम है। हम भला उसे अस्वीकार करके अपने जीवन व्यतीत कैसे कर सकते हैं। वार्तालापों के बीच विनीता कहने लगी, अच्छा नम्रता, तुम्हारी क्या खबर है? कहीं कोई जुगाड़ बैठा है कि नहीं? हताशा भरे लहजे में नम्रता कहती है, नहीं यार, अभी तक तो कोई जुगाड़ नहीं बैठा। किसी ना किसी कारण से बातें टल जाती है। ऐसे तो मैं खुद ज़्यादा उसमें उलझती नहीं हूँ। जो भी है, मेरे माता पिता ही रिश्ता ढूंढने के काम में व्यस्त रहते हैं। उन्हें अगर रिश्ता ठीक ठाक सा लगता है तो मुझे कहते हैं, अगर ठीक नहीं लगता तो नहीं कहते। तभी विनीता कहने लगी, तब तो कहीं पर सेट होना चाहिए था, परंतु इतनी देर क्यों हो रही है? दिन ब दिन हमारी उम्र भी बढ़ती चली जा रही है। उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में भी कितने परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसे में अगर समय रहते शादी वगैरह हो जाती है तो ठीक है। नम्रता एक गहरा श्वास छोड़ते हुए कहती है, असल में क्या कहें, जहाँ पर भी रिश्ता थोड़ा ठीक ठाक सा लगता है वहाँ पर एस्ट्रो मैच में बात अटक जाती है। ऐसे में विनीता कहती है, हाँ, आजकल यह एक बड़ी समस्या आ गई है। इंटरनेट के जरिए हम लोग आजकल सब कुछ बहुत ही सहजता से जानने लगे हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ज्योतिष विषय पर लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। जो भी कुछ लोग उस विषय पर जानकारी रखते थे वह लोग उस विषय पर ध्यान दिया करते थे, और जो लोग जानकारी नहीं रखते थे वह लोग इस विषय पर कुछ करते नहीं थे। परंतु आज के समय में जो अनपढ़ लोग हैं, यहाँ तक कि बच्चे लोग भी इस विषय को जानते हैं। इसके पीछे इंटरनेट तथा सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। आजकल देखो, यहाँ तक कि मैट्रिमोनियल साइट पर भी एस्ट्रो संबंधी कॉलम है। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरी शादी को भी एस्ट्रो का पैंच लगा हुआ था। अब पता नहीं दोनों पक्ष में कैसे कैसे बात बनी, पता नहीं। मुझे तो केवल इतना पता है कि मेरी शादी तय हो गई है। आगे मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे हुआ। विनीता कहने लगी, अच्छा, अब तो रहने दो इन बातों को। अब तो यह मेरी शादी का कार्ड है। तुम्हें 2-4 दिन पहले ही छुट्टी लेकर हमारे घर में आना होगा। कहते हुए विनीता अपनी शादी का कार्ड नम्रता के हाथों में देती है और कहती है, तुम किसी भी कारणवश मिस नहीं करना। ध्यान रहे, मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड करवा दूंगी ताकि व्यस्तता के कारण तुम भूल ना जाओ। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। दोनों फिर से अपने अपने डिपार्टमेंट में चली जाती हैं और ड्यूटी में व्यस्त हो जाती है। शाम को नम्रता अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर को लौट आती है और रोज़ की तरह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी उसे पूरा दिन भर का घटनाक्रम याद आने लगा। ऐसे में वह सोचने लगी, विनीता ने शादी में मुझे बुलाया है,
वहाँ पर ना जाने कितने लोग एकत्र होंगे। उसमें भी बहुत से ऐसे भी होंगे जो नव दंपत्ति के रूप में आएंगे। कुछ की शादी 2-3 वर्ष पहले ही हुई होगी, या तो किसी की गोदी में छोटे से बच्चे होंगे। वहाँ पर मेरी तरह अविवाहित लड़की या लड़के शायद ही कदाचित मिलेंगे। फिर पता नहीं वहाँ पर मेरी शादी को लेकर भी तरह तरह की बातें होती रहेंगी। जिसके मन में जो बातें होंगी कहते रहेंगे, परंतु क्या कर सकते हैं। ना जाऊं तो विनीता दुखी हो जाएगी और नाराज भी होगी। उसे मना भी तो नहीं कर सकते और वहाँ ना जाना भी उचित नहीं होगा। समय के साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ सहने की आदत डालनी होगी। जैसा समय वैसा चलना होगा। कहते हैं जैसा देश वैसा वेश। देखते ही देखते समय बीत गया कि विनीता का फ़ोन आ गया और कहने लगी, केवल 2 दिन बाकी हैं। मैं इस समय छुट्टी पर हूँ। तुम तो समय से आ जाना। तुम ना आने पर मुझे बहुत दुख होगा। अतः तुम आज ही आ जाना। पूरी तैयारी के साथ आ जाना। आंटी अंकल को तो शादी के दिन आने से चलेगा, परंतु तुम आज ही आ जाना, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि मुझे फिर से फ़ोन करना पड़े। नम्रता ने 2 दिन पहले ही विनीता के घर पर जाना मुनासिब नहीं समझा। मन ही मन सोचने लगी, विनीता अपने हिसाब से कह रही है, उसकी जगह पर वह ठीक है, परंतु वहाँ पर 2-3 दिन पहले पहुँचना ठीक नहीं है। मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा ताकि उसकी नाराज़गी दूर हो सके और मैं शादी के रोज़ सुबह वहाँ चली जाऊँगी। विनीता का बार बार फ़ोन आने पर नम्रता बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ कहती है, विनीता एक समस्या आ गई है। मैं तुम्हारे घर पर आने को पहले से ही छुट्टी ले ली हूँ, परंतु समस्या आ गई है कि दूसरी मैडम जो मेरे साथ हैं अचानक उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा। ऐसे में मुझे स्टैंड बाय कर लिया गया, सो मैं मुश्किल में पड़ गई हूँ। तुम चिंता ना करना, मैं कैसे भी हो चली आऊँगी, परंतु 2 दिन पहले आ पाऊँगी यह कहना मुश्किल है। तुम तो जानती हो यार, हमारे प्रोफेशन में कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं समय पर पहुँच जाऊँगी। नम्रता ने जवाब देकर विनीता को संतुष्ट कर दिया, परंतु उसके घर में उसकी शादी में जाना तो उसे होगा ही। ऐसे में उसके मन को तरह तरह की बातें घेरने लगी और सोचने लगी, विनीता की शादी में बहुत से लोग आएंगे, पता नहीं कौन कैसा होगा और कैसी कैसी बातें होंगी। मुझे तो बहुत संभल कर जवाब देना होगा, नहीं तो लोग गलत अर्थ लगाकर बैठ जाएंगे। विनीता की शादी के रोज़ सुबह तैयार होकर नम्रता उसके घर में चली गई। जहाँ पर पहुंचकर देखा कि बहुत सी लड़कियां इकट्ठा हो गई हैं। उनमें से कोई तो उसकी पहचान के हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जिन्हें वह नहीं जानती है। विनीता सभी से नम्रता का परिचय करवाती है। फिर एक के बाद एक हंसी मजाक का दौर चलता रहा। बातों बातों में विनीता की सहेली मधुमती कहने लगी, कुछ भी हो विनीता को अच्छा रिश्ता मिल गया है। एक तो लड़का दिल्ली में एम्स में डॉक्टर है, ऊपर से घर परिवार में इकलौता है। इतने में विनीता कहने लगी, देखो मुझे तो लगता है कि इकलौते में और भी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उनके माता पिता जब दूसरे शहर में रहेंगे और अकेले, तब उनका बेटा निश्चित रूप से दिल्ली में नहीं रह सकता। या तो अपने माता पिता को भी साथ में रखेगा या तो खुद अपने माता पिता के पास जाकर रहेगा। ऐसे में इकलौता होने पर बहुत दिक्कतें आती है। अगर घर में और भाई बहन होते हैं तो उन्हें अपने घर पर रहने वालों की चिंता करने से खुद को थोड़ा बहुत अलग रख सकते हैं।
अब देखो ना, क्या पता कि कल को यह न कहे कि तुम तो मेरे माता पिता के संग रहो और मैं दिल्ली में रहूंगा और समय मिले तो हफ्तों में एक दिन आ जाऊंगा। मधुमती सांत्वना देते हुए विनीता को कहने लगी, तू तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुझे तो सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वह है कि घर में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो तुझे कुछ कहे, या कहे तो तुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। साथ में तेरे जो सास ससुर होंगे वह भी तो कहाँ शहर में आने की सोचेंगे, और उनके चले जाने के पश्चात उनकी पूरी प्रॉपर्टी के मालिक भी तुम अकेले ही होंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो ऐसे इकलौते के घर में शादी करने पर फायदा ही फायदा होता है। वार्तालापों का सिलसिला चल ही रहा था कि नम्रता कहने लगी, आजकल तो किसी के घर में एक से दो नहीं होते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, सभी के घर में सिंगल हैं। समय के साथ सभी लोग समझदार हो गए हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी लोग एक से आगे बढ़ाना ही उचित नहीं समझते हैं। सभी लोग समझदार हो गए हैं। सोचते हैं एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे उठाएंगे। बच्चों को अच्छी तालीम देकर बड़ा करो ताकि बच्चे बड़े होकर अच्छी जगह पर पहुँचे। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऐसा कर पाना बड़ा ही कठिन होगा। वार्तालाप और हंसी मजाक का दौर चल ही रहा था कि तभी विनीता ने नरेंद्र की ओर ताकते हुए कहा, नरेंद्र, तुम्हारी भी तो काफ़ी उम्र हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? पूरा जीवन भर तुम्हारा ही रहने का इरादा है क्या? विनीता की बातें सुनकर सभी लोग एकाएक ही सहम गए। तभी अदिति मजाकिया लहजे में कहती है, शायद उन्हें लड़की नहीं मिल रही है। पास बैठी नम्रता किसी की भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप रह जाती है और सोचने लगती है, यह लोग खुद ही इतना कुछ कह रहे हैं कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, इन्हें ही बोलने दो। इन लोगों के बातचीत में ही तो माहौल जमा हुआ है, फिर अलग से क्या जमाना है। तभी बसंत बीच बचाव करते हुए कहने लगा, लड़की तो हमें खूब मिल जाती है, परंतु उनकी नाक थोड़ी ज़्यादा ही ऊंची होती है। अगर ऐसा ना होता तो हम लोग कब के उनके घर में बारात लेकर पहुंच जाते। इतने में अंशिका कहती है, नाक तो आप लोगों की भी कम ऊंची नहीं है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, हजारों में कोई पसंद आए तो भी कई सारे नुक्स निकाल देते हैं। उसकी तो नाक टेढ़ी है, आंखें टेढ़ी है, टांगें लंबी है, तो किसी की हाइट छोटी है, कोई तो उन्हें आटे की बोरी लगती है। ऐसे कई तरह के दोष निकाल देते हैं। इतने में नरेंद्र कहने लगा, अच्छा, हमारी गलती तो खूब कह रही हो, अपनी तो बताती नहीं हो। जिसको देखे उसके गले में पड़ जाती है, फिर परखना चाहती है, मानो उन्हें लड़का नहीं हीरे का टुकड़ा चाहिए, मानो ब्रिटिश राजघराने का राजकुमार चाहिए, या तो किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखना चाहिए, जैसा कि पहले राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र को देखकर लड़कियां उतावली हो जाती थी। दोनों पक्ष के रस्साकशी के बीच स्मृति लता कहने लगी, लड़के भी मन ही मन जागते हुए सपने देखते हैं कि उन्हें स्वर्ग की अप्सरा मिल जाए तो अच्छा होगा। अरे, स्वर्ग की अप्सरा तो नर्तकी होती है, कोई डॉक्टर थोड़ी होती है। फिल्म की हीरोइन उन्हें मिल जाए, सायरा बानो जैसी, आशा पारेख, हेमा मालिनी जैसी, वैजंती माला, जूही चावला जैसी। ऐसा हुआ तो उन्हें केवल हंसने हंसाने वाले मिल जाएंगे, न कि हमारी तरह डॉक्टर। उन्हें तो ड्रीम गर्ल चाहिए, सपनों की परियां चाहिए। इतने में पास बैठी चुपचाप सभी की बातें सुन रहा आलोक कहने लगा,
लगता है कि इनके डॉक्टर बनने से इनकी नाक सचमुच ऊंची हो गई है, तभी तो मुश्किल हो गई है। किसी से शादी की बातें कहो तो नाक नाक में अटक जाती है और घर्षण के कारण आग जल उठती है। अब आग ज़्यादा भड़क ना जाए, यह सोचकर हमें इस विवाद को यहीं पर समाप्त करना उचित होगा। आलोक की बातें सुनकर सभी लोग एक साथ हंस पड़े। तभी विनीता संतोष जताते हुए कहती है, वाह आलोक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम ही बताओ, तुमने तो अभी तक शादी नहीं की है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई लड़की पसंद आ रही है? अगर आ रही है तो निर्विघ्न रूप से तुम अपना विचार रख सकते हो। अगर तुम चाहो तो हमारे लिए सजाए हुए मंडप में उसके साथ 7 फेरे भी कर सकते हो। विनीता की बातों से आलोक असहज महसूस करने लगा। तभी नरेंद्र कहने लगा, अब बेचारा बात कहकर भी फंस गया है। चल तेरे साथ भी फेरे करवा देते हैं। बता किसके साथ फेरे लेने हैं? पहले तो पता करके देख कि उसे तेरा प्रस्ताव मंजूर है कि नहीं। आलोक अपना सिर खुजलाते हुए वहां से उठकर बाहर की ओर चला गया और सोचने लगा, लगता है कि यह लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। अब तो चुपचाप रहना ही ठीक है। परंतु यहाँ पर जो लड़कियाँ आई हुई है लगभग सारी ठीक ठाक सी हैं, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अब 2-4 घंटे में भला क्या पता लग सकता है। ऐसा न हो कि शादी के अगले दिन ही अपना रौद्र रूप दिखाकर अपने मायके में जाकर रहने लगे और कहे कि मुझे डिवोर्स चाहिए। समय बहुत बदल चुका है, इतनी सहजता से किसी पर भरोसा कर पाना मुश्किल है। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।